जी क्लास कंटिन्यू करते हैं। ठीक है, वी हैव डिस्कस्ड कोर एलिमेंट्स ऑफ रेड। ठीक है, टाइम बॉक्सिंग। टाइम बॉक्सिंग क्या होती है? टाइम बॉक्सिंग बेसिकली स्ट्रिक्ट टाइमिंग इज एन इम्पोर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ रेड, क्योंकि हम रैपिडली एक्टिविटीज कर रहे होते हैं। टाइम ड्यूरेशन बहुत कम होता है, 2 to 3 मंथ्स के अंदर हमें कंप्लीट डेवलप सॉफ्टवेयर वर्किंग डिलीवरेबल जो है वो कस्टमर के हैंड ओवर करना होता है। सो वी हैव टू स्ट्रिक्ट टाइम बॉक्सिंग, जो टाइम डिफाइन है उसी टाइम को हमें एज इट इज फॉलो करना होता है। This is a rigid approach which sets a fixed time period in which a particular iteration must be completed by। जो iteration का time है कि इस time duration के अंदर अंदर ये iteration complete होगी, it should be followed strictly। अगर एक iteration नहीं complete हो रही, जो आपने time box allocate किया है, तो उसको किसी भी तरीके से आप कोशिश करेंगे कि आपकी उसी time box के अंदर complete हो सके। The crucial activity associated with time boxing is the review at the end of iteration। जो सबसे ज्यादा crucial activity जो time taking activity होती है वो review की होती है। जो मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपको कहा था कि जैसे हम एक review की activity conduct करेंगे, जो एक finalize, जो ये ensure करी होगी कि हर चीज according to schedule, सब चीजें वैसी हैं, standard follow हो रहा है या नहीं हो रहा। The review must explore the reasons for any delays and must reschedule any unfinished work into future iterations। तो फिर आप यहाँ पे क्या कर रहे होंगे कि टाइम बॉक्सिंग के साथ साथ आप एक रिव्यू की एक्टिविटी और कंडक्ट करवाएंगे, जो हर आइट्रेशन के एंड में ये चीज डिटरमाइन कर सके कि डिले क्यों आया, और रीस्केड्यूल कर सकें कोई ऐसा अनफिनिश टास्क जो इस एक्टिविटी में, इस आइट्रेशन में कंप्लीट नहीं हो सकता, उसको नेक्स्ट फ्यूचर आइट्रेशन के साथ रीस्केड्यूल कर दें। एनीवे जो आपने एक्टिव टाइम ड्यूरेशन दिया है एक आइट्रेशन का, इट शुड बी कंप्लीटेड ऑन दैट टाइम। और अगर कुछ उसके टास्क रह गए तो आप एक रिव्यू की एक्टिविटी कंडक्ट करवाएं हर आइट्रेशन के एंड में, जो ये डिटरमाइन कर सके कि डिले क्यों आया है, ताकि नेक्स्ट टाइम वो डिले या जो रीजन हो सके वो नेक्स्ट टाइम दोबारा रिपीट नहीं हो सके, और जो चीजें मिसिंग है, रिमेनिंग है, उसको आप रीस्केड्यूल कर सकें इनटू नेक्स्ट आइट्रेशन। Team members. The RED methodology recommends the use of small teams that consist of experienced, versatile and motivated members that are able to perform multiple roles। ऐसे लोग आपने रखने जो experienced हो, versatile हो और motivated हो, जो थ्रू आउट मल्टीपल रोल्स के अकॉर्डिंगली काम कर सकें। तो यहाँ पे हम टीम बना देते हैं, और टीम में कोई रोल नहीं होता कि ये सॉफ्टवेयर इंजीनियर है, ये डेवलपर है, सब एज अ टीम काम कर रहे होते हैं। Development teams, also known as SWAT or skilled workers with advanced tools, should ideally have experience in rapid application development। वही लोग काम कर सकते हैं जिनको रैट का थोड़ा बहुत आइडिया हो, जिन्होंने उस पर काम किया हो। एंड should have experience with the computer aided software engineering tools, और उनके पास केट्स, जो हमारे पास केस सॉफ्टवेयर है उसका भी कुछ आइडिया हो, उस पर काम किया हो, क्योंकि हमारे पास हम रियूजेबल कंपोनेंट जब यूज करना चाहें तो उसके लिए भी हमारे पास ये कैरेक्टरिस्टिक होना चाहिए कि उन्होंने उस पर काम किया हो। RED tools. One of the primary objectives of the RED application methodology developed by James Martin in 1980s was to take advantage of the latest technology available to speed डेवलपमेंट। आप लेटेस्ट टेक्नोलॉजी पे काम करें। अच्छा, रेड पे कौन सी टेक्नोलॉजी पे काम होना चाहिए? उस टेक्नोलॉजी पे काम होना चाहिए जिसपे आप रैपिडली चीजें जनरेट कर सकें। ऐसी टेक्नोलॉजी आप चूज करें जो अकॉर्डिंग टू आपका जो सॉफ्टवेयर है उस सॉफ्टवेयर के अकॉर्डिंगली बेस्ट सुइटेबल हो, और आप रैपिडली उस टेक्नोलॉजी पे, टूल पे काम करते हुए सॉफ्टवेयर को डेवलप कर सकें। स्पाइरल। अच्छा, रेड से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है, कोई क्यूरी है? हाउ रेड मॉडल प्रोसेस मॉडल वर्क्स, काफी डिटेल में हमने इसको गो थ्रू किया है। जी क्लास, रेड मॉडल से रिलेटेड कोई क्यूरी है, कोई सवाल है? ओके, क्लियर है। और एनीवन एल्स, किसी को कोई कंफ्यूजन हो, कोई क्यूरी हो? ओके, स्पाइरल मॉडल।
स्पाइरल मॉडल देख लेते हैं, फिर उसके बाद एंड करते हैं. दिस मॉडल वाज डेवलप्ड बाय बैरी बूम, स्पाइरल मॉडल. और इसका जो मेन ऑब्जेक्टिव है रिस्क हैंडलिंग. रिस्क हैंडलिंग इज इनहेरेंटली बिल्ट इनटू दिस मॉडल. सो जो मेन ऑब्जेक्टिव ऑफ यूजिंग दिस मॉडल इज रिस्क असेसमेंट. जो मेजर रिस्क रिलेटेड टू प्रोजेक्ट्स हैं. अच्छा, रिस्क की अगर हम बात करें तो सॉफ्टवेयर रिस्क कैन बी एनीथिंग. किसी भी चीज को लेकर अनसर्टेनिटी. अब जब हम अनसर्टेनिटी की बात कर रहे हैं तो अनसर्टेनिटी में कुछ भी आ सकता है, लाइक टेक्नोलॉजी से रिलेटेड रिस्क, रिसोर्सेज से रिलेटेड रिस्क, प्रोजेक्ट से रिलेटेड रिस्क, टाइम से रिलेटेड रिस्क, कॉस्ट से रिलेटेड रिस्क, एनवायरनमेंट से रिलेटेड रिस्क कि जो सॉफ्टवेयर एनवायरनमेंट है वो स्टेबल है या नहीं है, आपका एटमॉस्फेयर से रिलेटेड रिस्क. ठीक है, रेन का कोई पर्सपेक्टिव आ जाए, मेन रिसोर्स लीव पे चली जाए, रिसोर्सेज का कोई इशू आ जाए, रिसोर्सेज के स्किल सेट बहुत अच्छे नहीं है, जिस टेक्नोलॉजी पे काम कर रहे हैं वो मार्केट से ऑब्सोलीट हो गई. तो ये दीज ऑल आर द रिस्क व्हिच आर एसोसिएटेड विद एनी प्रोजेक्ट. और किसी भी टाइम कोई भी रिस्क अकर हो सकता है. तो स्पाइरल मॉडल हमें ये जो है वो फंक्शनैलिटी दे रहा है कि साथ साथ सॉफ्टवेयर की डेवलपमेंट के साथ साथ हम रिस्क को भी प्रॉपरली मॉनिटर करें और उसको हैंडल करें. स्पाइरल मॉडल इज कॉल्ड मेटा मॉडल because it uses both waterfall and prototype model. स्पाइरल मॉडल क्या कर रहा है, प्रोटोटाइपिंग मॉडल भी यूज कर रहा है, वाटरफॉल भी मॉडल यूज कर रहा है और स्पाइरल में वर्क कर रहा है. स्पाइरल लाइन एक स्टार्ट होगा और लाइन वो उसको रोटेट करता रहेगा लाइक स्पाइरल. Spiral model consists of four main software development life cycle phases. The whole development process repeatedly passes through these stages. Each iteration is called spiral. इसमें हम हर iteration को क्या कह रहे हैं, spiral. In its simplified form, the spiral model is waterfall model plus risk analysis. स्पाइरल मॉडल बेसिकली हमारे पास एक वाटरफॉल मॉडल ही है जिसमें हम रिस्क को भी एनालिसिस कर रहे हैं और वी कैन मॉडिफाई चेंजेस एज वेल. जैसे वाटरफॉल में हम चेंजेस एक टाइम पे हमें रिक्वायरमेंट्स को फिक्स करना पड़ता था, यहाँ पे हमें रिक्वायरमेंट्स को फिक्स नहीं करना पड़ा, हम उसको आइटरेट करते चले जाएंगे और हमारा स्पाइरल इंक्रीज होता चलेगा, जाता रहेगा और एक ऑनगोइंग एक्टिविटी होगी. और स्पाइरल मॉडल में हम एक फीचर ये भी कह रहे होते हैं कि सॉफ्टवेयर डजंट वेयर आउट. डजंट वेयर आउट मीन्स कि हम उस सॉफ्टवेयर को कभी भी एंड नहीं करेंगे, इंक्रीमेंट करते रहेंगे, मॉडिफाई करते रहेंगे और थ्रू आउट वो सॉफ्टवेयर चलता रहेगा, मेच्योर होता चला जाएगा. ठीक है, इस केस में हमारे पास क्या होगा, ईच स्टेज इज प्रीसीडेड बाय आइडेंटिफिकेशन ऑफ ऑल्टरनेटिव्स एंड रिस्क एनालिसिस and is then followed by evaluation and planning for the next phase. If risk cannot be resolved, project is immediately terminated. अगर जो हर आप आइडेंटिफाई करेंगे, रिस्क एनालिसिस करेंगे हर आइट्रेशन में और उसको इवेलुएट करेंगे, मतलब रिस्क को आइडेंटिफाई करेंगे कि वो रिस्क क्यों कर हो रहा है, उसको सॉर्ट आउट करने की कोशिश करेंगे, रिमूव करने की कोशिश करेंगे एंड प्लानिंग करेंगे नेक्स्ट फेज की. और अगर रिस्क जो है वो रिजॉल्व नहीं हो सका तो आप प्रोजेक्ट को फौरन टर्मिनेट कर देंगे. आप इस तरीके से स्पाइरल में काम कर रहे होंगे लाइक दिस. यहाँ से स्टार्ट किया आपने, इनिशियल सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आई, आपने उस पर आइडेंटिफाई एंड रिजॉल्व किया रिस्क, डेवलप किया, उसको वेरीफाई किया, फिर आपने किया नेक्स्ट फेज में हमें क्या काम करना है, फिर नेक्स्ट ऑब्जेक्टिव्स आए और थ्रू आउट ये आपके पास ये पूरी साइकिल इस स्पाइरल की फॉर्म में रिपीट होती रहेगी. और ये हम कह रहे हैं कि सॉफ्टवेयर डजंट वेयर आउट. थ्रू आउट नेक्स्ट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आती गई, आप उसको मॉडिफाई करते रहेंगे, यही टास्क रिपीट करते रहेंगे और साथ साथ प्रोटोटाइपिंग भी जनरेट कर रहे होंगे आप. ठीक है, यहाँ पे एनालिसिस हुआ, डिजाइन हुआ, इम्प्लीमेंटेशन हुई, टेस्टिंग हुई, एक फेज कंप्लीट हो गया. फिर नेक्स्ट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आई, उसको एनालिसिस किया, डिजाइन किया, इम्प्लीमेंटेशन किया. डिजाइन और एनालिसिस में प्रोटोटाइपिंग भी इन्वॉल्व होती है. इम्प्लीमेंट किया, टेस्ट किया, नेक्स्ट सेट कंप्लीट हो गया. फिर नेक्स्ट सेट ऑफ रिक्वायरमेंट्स आई, उसको एनालिसिस किया, डिजाइन किया. काम सारे वही हैं लेकिन हम उसको स्पाइरल में कर रहे हैं, आइट्रेशन में कर रहे हैं एंड सॉफ्टवेयर विल नॉट बी वेयर आउट. थ्रू आउट सॉफ्टवेयर प्रोसीड होता चला जाएगा और यहाँ पे चेंजेस को मॉडिफाई करना बहुत आसान, इजीली आप चेंजेस को ऐड कर सकते हैं और साथ साथ यहाँ पे चेंजेस के जो है वो मॉडिफिकेशन के साथ साथ आप रिस्क को भी साथ साथ मॉनिटर कर रहे होंगे.
तो रिस्क फैक्टर भी आपके पास साथ साथ मिनिमाइज होता चला जाएगा। ठीक है, ये इसका फुल वर्जन है। फुल वर्जन में सबसे पहले रिक्वायरमेंट्स आई, डिटरमाइन ऑब्जेक्टिव ऑल्टरनेट्स कंस्ट्रेंट्स, रिस्क एनालिसिस किया, उसमें प्रोटोटाइप जनरेट कर दिया। प्रोटोटाइप जनरेट करने के बाद रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट किया कि अदर जो चीज़ आपने प्रोटोटाइपिंग के थ्रू डिजाइन कर रहे हैं वो रिक्वायरमेंट्स को फुलफिल कर रही है। डेवलप किया, कस्टमर को रिव्यू करवा दिया। फिर नेक्स्ट आइट्रेशन आई, उसमें रिस्क एनालिसिस किए, प्रोटोटाइपिंग की, सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट्स आई, रिक्वायरमेंट्स को वैलिडेट किया, डेवलपमेंट प्लान, फिर दोबारा से नेक्स्ट सेट, ये आपके पास ये स्पाइरल चलता रहेगा। और लास्ट में आपके पास क्या होगा, प्रोटोटाइपिंग, यहाँ पे सिमुलेशंस, मॉडल्स, बेंचमार्क्स भी साथ साथ जनरेट होते रहेंगे। फिर प्रोटोटाइप 3 पे आपके पास सॉफ्टवेयर प्रोडक्ट डिजाइन वैलिडेशन एंड वेरिफिकेशन, साथ साथ चीजें इंटीग्रेट होती जा रही हैं। इंटीग्रेशन के साथ साथ डिजाइन कंप्लीट हो रहा है, डिजाइन वैलिडेशन एंड वेरीफाई करते जा रहे हैं कि आपका जो डिजाइन है वो वैलिडेट हो रहा है, वेरीफाई हो रहा है, टेस्टिंग प्लान, और थ्रू आउट ये साइकिल आपके पास रिपीट होती रहेगी। नहीं नहीं, रेड और स्पाइरल सेम कैसे हो सकता है, डिफरेंस है। वहां पे आपके पास एक ही प्रोजेक्ट को मॉड्यूल्स में ब्रेक करके सारी टीम्स जो हैं वो टीम्स असाइन होते हैं और वो हर आइट्रेशन पे साइमल्टेनियसली काम हो रहा होता है। यहाँ पे वन आइट्रेशन एट अ टाइम, एक आइट्रेशन कंप्लीट हुई फिर दूसरी, वहाँ पे तो साइमल्टेनियसली मल्टीपल आइट्रेशन पे काम हो सकता है, मल्टीपल टीम्स असाइन होती हैं और हर आइट्रेशन का टाइम लिमिट बहुत कम होता है, 2 to 3 months। जबकि यहाँ पे ऐसे कोई टाइम ड्यूरेशन नहीं है। यहाँ पे रिस्क एनालिसिस बहुत ज्यादा है, हर आइट्रेशन में आप रिस्क को मॉडिफाई कर रहे होंगे, प्रोटोटाइपिंग यूज कर रहे होंगे। तो है ये दोनों आइटरेटिव मॉडल ना, आइटरेटिव तो होंगी, आइट्रेशंस में ही काम होगा, बिकॉज दे बोथ आर आइटरेटिव मॉडल, इंक्रीमेंटल मॉडल। हम इंक्रीमेंट में काम कर रहे हैं, हम आइट्रेशंस में काम कर रहे हैं, तो होगी तो आइट्रेशन ही यूज। लेकिन यहाँ पे एक आइट्रेशन एट अ टाइम, वहां पे मल्टीपल आइट्रेशन पे एट अ टाइम टीम असाइन होकर काम हो सकता है, और वहां पे रीयूजेबल कंपोनेंट्स भी यूज होंगे। यहाँ पे रिस्क एनालिसिस बहुत ज्यादा होगा और वहां पे हमें रिक्वायरमेंट्स को एक टाइम पे फिक्स करना पड़ेगा। यहाँ पे रिक्वायरमेंट्स आर नॉट फिक्स्ड, वहां पे रिक्वायरमेंट फिक्स्ड होंगी तो तभी तो आप टीम उसको मॉड्यूल्स में ब्रेक करके काम करेंगे। यहाँ पे आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे तो ऑनगोइंग रिक्वायरमेंट्स आती जाएंगी, एड ऑन होती रहेंगी, आती जाएंगी, एड ऑन होती रहेंगी। वहां पे आपको क्या करना पड़ेगा, एक टाइम पे टाइम बॉक्सिंग एक्टिविटी यूज करनी पड़ेगी। यहाँ पे ऐसे कोई टाइम बॉक्सिंग एक्टिविटी नहीं है। एडवांटेजेस क्या है, द मॉडल एक्यूरेटली रिफ्लेक्ट द इटरेटिव नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। मॉडल क्या है कि रिफ्लेक्ट करेगा आइटरेटिव नेचर ऑफ सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट ऑन प्रोजेक्ट्स विद अनक्लियर रिक्वायरमेंट्स। सो जो चीजें अभी अनक्लियर हैं आप उस पर अभी फोकस नहीं करेंगे, जो आइटरेटिव नेचर है उस पर काम स्टार्ट करते रहेंगे, जैसे जैसे रिक्वायरमेंट्स क्लियर होती चली जाएंगी वैसे वैसे आप उसको जो है वो मॉडिफाई यूज करते रहेंगे। इनकॉर्पोरेट द एडवांटेजेस ऑफ द वाटरफॉल एंड रैपिड प्रोटोटाइपिंग मेथड। यहाँ पे आप कौन कौन से एडवांटेजेस ले रहे हैं, वाटरफॉल यूज कर रहे हैं और रैपिड प्रोटोटाइपिंग मेथड्स के भी एडवांटेजेस आप इस मॉडल में ले रहे हैं। अच्छा, बेसिकली अगर हम बात करें तो एक्टिविटीज सब सारे मॉडल्स में सेम है, बस उन एक्टिविटीज को करने की जो सीक्वेंस है दैट कैन बी चेंज्ड। यहाँ पे रिस्क आपके पास डिक्रीज होगा और प्रोजेक्ट की विजिबिलिटी भी होगी, के साथ साथ आप आइट्रेशंस में काम करें तो हर इंक्रीमेंट में आपको एक सॉफ्टवेयर मिलेगा। एग्जैक्टली यहाँ पे रिस्क पे हम बहुत ज्यादा फोकस कर रहे होंगे कि हर आइट्रेशन के एंड में हम रिस्क को मिनिमाइज कर सकें और रिस्क को सॉर्ट आउट करके आगे काम कर सकें। डिसएडवांटेजेस हमारे पास क्या है, नीड्स टेक्निकल एक्सपर्टीज एंड रिस्क एनालिसिस टू रियली वर्क। इसमें भी आपको ऐसे रिसोर्सेज चाहिए जिनको रिस्क एनालिसिस में एक्सपीरियंस हो कि रिस्क कैसे हो, क्या क्या हो सकते हैं, उसको एनालिसिस कैसे करना है, मिटिगेट कैसे करना है, ठीक है, कौन कौन सी एक्टिविटीज कंडक्ट करनी है इन ऑर्डर टू मिटिगेट रिस्क। यहाँ देखो, complicated model needs competent professional management, high administrated
ओवरहेड। ठीक है, तो ये हमारे पास कॉम्प्लिकेटेड मॉडल है, हर टीम और हर ऑर्गेनाइजेशन इस मॉडल को इजीली यूज नहीं कर सकती। ठीक है, इसके लिए हाई एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड भी होता है, एडमिनिस्ट्रेशन की बहुत ज्यादा नजर होती है, वो थ्रू आउट मॉनिटर कर रही होती है, कंट्रोल कर रही होती है, और जो रिसोर्सेज हैं उनका स्किल सेट भी बहुत ज्यादा हाई होना चाहिए हमारे पास। मॉडल इज पोअरली अंडरस्टैंड बाय नॉन टेक्निकल मैनेजमेंट, हैज नॉट सो वाइडली यूज। ठीक है, पोअरली अंडरस्टैंड होगा, नॉन टेक्निकल मैनेजमेंट, आपके पास नॉन टेक्निकल रिसोर्सेज हैं, वो जब इस मॉडल पे काम करेंगी तो प्रॉब्लम्स आएंगी, और जिसकी वजह से प्रोजेक्ट जो है वो सक्सेस की तरफ नहीं जा सकेगा, और जिसकी वजह से ये प्रोजेक्ट बहुत ज़्यादा इतना ज़्यादा यूज़ नहीं हो पा रहा। जितनी जो टेक्निकल एक्सपर्ट्स हैं वहाँ पे जो उसको यूज़ कर रहे हैं वहाँ पे इसके रिजल्ट्स मिल रहे हैं, लेकिन नॉन टेक्निकल रिसोर्सेज के लिए ये मॉडल सुटेबल नहीं है। इट कैन ओनली बी यूज फॉर लार्ज स्केल सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट। और किस टाइप के सॉफ्टवेयर के लिए यूज हो सकता है? जो लार्ज सॉफ्टवेयर है जिसमें नंबर ऑफ फीचर्स, नंबर ऑफ रिक्वायरमेंट बहुत ज्यादा है, और चेंजेस के चांसेस भी बहुत ज्यादा हैं, और रिस्क फैक्टर जो है जिसमें आप डिटरमाइन कर सकें, तो रिस्क को साथ साथ एनालिसिस कर सकें, उस टाइप के प्रोजेक्ट के लिए आप स्पाइरल मॉडल यूज कर सकते हैं। जी क्लास, आज हमने कुछ प्रोसेस मॉडल डिस्कस किए हैं, पूरी नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे कि फिर ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड एनालिसिस एंड डिफरेंट यूएमएल डायग्राम्स किस तरीके से हम यूज कर सकते हैं। अब हम प्रोसेस मॉडल हमने पढ़ लिए, उसके बाद जो नेक्स्ट फेज होगा उसमें हम देखेंगे कि अब इन प्रोसेस मॉडल्स के अकॉर्डिंगली हम किस तरीके से काम कर सकते हैं। अच्छा, साथ में एक असाइनमेंट आप लोगों को मैं दे रही हूँ। असाइनमेंट का ड्यूरेशन है आपके पास 1 वीक, आज है 10, तो यू कैन सबमिट इट टिल नेक्स्ट क्लास विच इज ऑन 17। ठीक है, असाइनमेंट नंबर 1 है आपका। असाइनमेंट नंबर 1 इज दैट कि यहाँ पे एलएमएस पे मैंने यहाँ पे एक रिसर्च पेपर अपलोड किया है, मॉडल्स रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन। ठीक है, आपने क्या करना है, आपने इसको डाउनलोड करना है। इसमें आज तक हमने जितने मॉडल्स पढ़े हैं, स्पाइरल, रेड, वाटरफॉल एंड प्रोटोटाइप, उसकी जो है वो सारी डिटेल्स हैं, एंड डिटेल के बाद रियल वर्ल्ड एग्जांपल से मैप करके भी दिखाया कि किस टाइप की एप्लीकेशन, इस टाइप के सॉफ्टवेयर प्रोसेस मॉडल्स के थ्रू हम डिजाइन कर सकते हैं। आपका असाइनमेंट ये है कि आपने इस पेपर को डाउनलोड करना है। डाउनलोड करने के बाद मैं इसको ओपन भी कर देता हूँ। ठीक है, आपने हर हेडिंग को अपने ओन वर्ड में समराइज करना है। इसमें जो हर पैराग्राफ है अंडर हेडिंग, ये ओपन हो रहा है। ठीक है, इंटरनेशनल जर्नल ऑफ एडवांस रिसर्च इन साइंस एंड इंजीनियरिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट मॉडल्स एंड देयर रियल एस्पेक्ट्स। ठीक है, इसको आपने क्या करना है, हर पैराग्राफ के अकॉर्डिंगली आपने समराइज करना है, 3 to 4 लाइन्स के अकॉर्डिंगली अपने ओन वर्ड्स में। ठीक है, गूगल वगैरह यूज मत कीजिएगा, अपने ओन वर्ड में जो आपकी अंडरस्टैंडिंग है, जो क्लास हमने आज डिस्कस की उसके अकॉर्डिंगली आप उसको समराइज करेंगे, हर हेडिंग को, एब्स्ट्रैक्ट को, इंट्रोडक्शन को, व्हाट इज एसडीएलसी, जो जो मेन हेडिंग है उसको समराइज करेंगे। ठीक है, फिर उसके बाद नेक्स्ट आपके पास क्या चीज है कि इन्होंने रियल वर्ल्ड की इम्प्लीमेंटेशन बताई है कि ये मॉडल्स रियल वर्ल्ड सिनेरियोज में किस तरीके से इम्प्लीमेंट हो सकते हैं। जैसे वाटरफॉल मॉडल की एप्लीकेशन क्या हो सकती है, रियल टाइम एप्लीकेशन उन्होंने बताया, मेकिंग ऑफ टी। ठीक है, जब टी बनानी है तो उसके कुछ सेट ऑफ स्टेप्स हैं जिनको फॉलो करते हुए हम फाइनल स्टेज तक पहुंच सकते हैं। तो इन्हीं एग्जांपल्स को देखते हुए आपने इन प्रोसेस मॉडल के अकॉर्डिंगली कुछ और रियल टाइम एप्लीकेशंस निकालनी है, एटलीस्ट 2। जैसे एक तो यहाँ पे इन्होंने डिफाइन की है, वाटरफॉल मॉडल इज लाइक अ मेकिंग ऑफ टी। आप इसी तरह 2 और जो इस पेपर में है मेंशन, उसके अलावा कोई और 2 सिनेरियोज निकालें जिनमें आपको लगता है कि वाटरफॉल मॉडल कैन बी यूज। ठीक है, सिमिलरली इन्होंने हर प्रोटोटाइपिंग मॉडल को डिस्कस किया है, उसकी डायग्राम, उसकी सारी डेफिनेशन, क्यों जरूरत है, क्या है, और फिर रियल टाइप एप्लीकेशन के वी कैन जनरेट ई कॉमर्स वेबसाइट विद प्रोटोटाइप मॉडल। तो इसी तरीके से इसी से रिलेटेड आप और जो है वो प्रोजेक्ट आइडियाज डिटरमाइन कर सकते हैं रियल टाइम एप्लीकेशन की, एनी 2 एग्जाम्पल्स फॉर एवरी मॉडल। तो ये काम आपने करना है, 1 वीक का टाइम है आपके पास। नेक्स्ट क्लास में आप जैसे नेक्स्ट क्लास रात 12 बजे तक, 17 सितंबर बिफोर 11:59 PM एलएमएस पे ही अपलोड होगा, इंडिविजुअल है। ठीक है, इसके अलावा अगर आपने अच्छा अटेंडेंस सेंड कर दें अपनी काइंडली। नहीं नहीं, सिर्फ एप्लीकेशन बतानी है बस।
और वन लाइन में बता देना है कि आप क्यों सजेस्ट करें कि दिस टाइप की एप्लीकेशन इस टाइप ऑफ प्रोसेस मॉडल के थ्रू कैसे बन सकती है। उसका रीजन भी बताना है कि आप क्यों डिटरमाइन कर रहे हैं। तो ये नहीं कि सिर्फ रियल टाइम एप्लीकेशन और नाम लिख के छोड़ दिया एलएमएस बस, इस तरह नहीं, थोड़ी सी उसकी डिस्क्रिप्शन देनी है कि आप क्यों ये डिफाइन कर रहे हैं कि ये जो है इस मॉडल के थ्रू आप ये एप्लीकेशन बना सकते हैं। अच्छा, आज के बाद अब आज तक हम आज सेकंड क्लास थी, तो सेकंड क्लास तक मैंने अटेंडेंस में बहुत ज्यादा लीनियंसी दिखाई है। ठीक है, जो लोग लेट आ रहे हैं, ठीक है, अटेंडेंस से थोड़ी देर पहले आ रहे हैं, पूरे पूरे सेशन में नहीं है, मैं उनकी भी मार्क कर रही हूँ। लेकिन अब नेक्स्ट जो हमारी क्लास होगी ऑनवर्ड, उसमें मैं अटेंडेंस आई डोंट नो कि वो ऑनलाइन होगी या कैंपस होगी। अगर ऑनलाइन होगी तो उसमें मैं वन बाय वन नेम कॉल करूंगी अटेंडेंस शीट देखकर, और उसी के अकॉर्डिंगली जो प्रेजेंट होगा उसकी प्रेजेंट मार्क हो जाएगी, और सेशन बाय सेशन अटेंडेंस होगी, 2 सेशन की अटेंडेंस होगी, जो जिस सेशन में प्रेजेंट होगा उसकी प्रेजेंट आगे फॉरवर्ड हो जाएगी। और जो आप लोग कर रहे होते हैं ना, क्लास में नहीं होते और फिर रात को शाम को मैसेज आ रहा होता है, अगले दिन मैसेज आ रहा होता है, इवन ऐसा भी होता है 6-6 बजे, 8-8 बजे, 10-10 बजे मैसेज आ रहा होता है, तो हम अटेंडेंस लेकर आफ्टर 5 मिनट्स ऑफ क्लास आगे फॉरवर्ड कर देते हैं। ठीक है, तो अब नेक्स्ट टाइम से अटेंडेंस में लीनियंसी नहीं होगी, जो होगा अटेंडेंस में उसी की मार्क होगी, वरना एब्सेंट हो जाएगी और फिर आपको आफ्टर 6 एब्सेंसेस आपका कोर्स ड्रॉप हो जाएगा। तो आप अपना कोई बैकअप प्लान रखें, अगर लाइट चली जाती है तो एटलीस्ट आपके पास मोबाइल डाटा हो जिसके थ्रू आप एटलीस्ट क्लास अटेंड कर सकें। ठीक है, सो नेक्स्ट टाइम से अटेंडेंस पे कोई लेनियंसी नहीं होगी। जी, सबकी अटेंडेंस मार्क हो गई। ठीक है, असाइनमेंट भी मैंने आपको दे दिया, असाइनमेंट मैं अभी अपलोड भी कर देती हूँ। ये रिसर्च पेपर ऑलरेडी एलएमएस पे अपलोडेड है, वहीं से मैंने अभी ओपन किया है, तो आप उसको अपने पास डाउनलोड कर लें और असाइनमेंट आप 17 सितंबर तक सबमिट करवा सकते हैं। इंडिविजुअल स्टेटमेंट आपकी असाइनमेंट है और समराइज करना है अपने ओन वर्ड्स में। मैम, ये जो रिसर्च है इसको समराइज करके लिखना है या जी, अपना भी कुछ एग्जैक्टली ऐड करना है? एग्जैक्टली इसी को समराइज करके अपनी ओन वर्डिंग में कि आपकी अपनी क्या अंडरस्टैंडिंग है इसको पढ़ने के बाद। मैम थैंक यू। ठीक है, और कोई क्वेरी तो नहीं है? एंड करें क्लास। अच्छा, स्टार्ट के जो 2 लेक्चर थे आज के सेशन के, उनके वो ऑलरेडी मैं अपलोड कर चुकी हूँ, और थर्ड वाला जो है वो भी मैंने अपलोड कर दिया। अभी ये वाला रिकॉर्डिंग सेव हो जाती है तो ये भी मैं विद इन 10 मिनट्स आपके पास आज के सारे रिकॉर्डेड लेक्चर्स अपलोड हो जाएगी। ठीक है, असाइनमेंट का भी मैं जो है वो एलएमएस पे क्रिएट कर देती हूँ। 17 सितंबर इज द लास्ट डेट फॉर सबमिशन ऑफ असाइनमेंट 1। असाइनमेंट 1 में क्या करना है वो भी मैं आपको ऑलरेडी डिफाइन कर चुकी हूँ। असाइनमेंट में आपने ये करना है कि ये जो रिसर्च पेपर है, मॉडल्स रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल इन एप्लीकेशंस, इस रिसर्च पेपर को आपने डाउनलोड करना है। और डाउनलोड करने के बाद आज जो हमने प्रोसेस मॉडल्स डिस्कस किए हैं, वाटरफॉल, प्रोटोटाइपिंग मॉडल एंड स्पाइरल एंड रेड एंड आइटरेटिव मॉडल, ये सारे मॉडल्स यहाँ पे डिस्कस हुए हैं डिटेल में। ठीक है, इनके एडवांटेजेस डिसएडवांटेजेस ईच एंड एवरीथिंग आपने ये करना है। इस रिसर्च पेपर को रीड करना है, रीड करने के बाद इसको समराइज करना है अपने ओन वर्ड्स में हर हेडिंग के अकॉर्डिंगली। जैसे एब्स्ट्रैक्ट है तो एब्स्ट्रैक्ट की समरी आप जनरेट करेंगे, जो जो मेन हेडिंग्स है उन सारी मेन हेडिंग्स को आप अपनी ओन वर्ड्स में जो है वो डिस्क्राइब करेंगे। हाँ, वर्ड पे कर दें। तो डायग्राम्स वगैरह ऐड करना चाह रहे हैं तो कर सकते हैं, लेकिन सेम यही डायग्राम्स मत लगाइएगा, और कुछ डायग्राम्स सर्च करके जो आप जिसको आप एक्सप्लेन करना चाहें आप कर सकते हैं। उसके अलावा जो एग्जाम्पल्स यहाँ पे दिए हैं रियल वर्ल्ड एग्जाम्पल्स कि किस टाइप के सॉफ्टवेयर तो किस टाइप के मॉडल के थ्रू आप जनरेट कर सकते हैं। तो उन एग्जाम्पल्स को देखते हुए हर मॉडल के लिए आपने एटलीस्ट 2 और एग्जाम्पल सजेस्ट करनी है जिसके लिए आपको लगता है कि ये प्रपोज मॉडल, ये मॉडल जो है उस एप्लीकेशन के लिए बेस्ट होगा। तो 2 एग्जाम्पल्स जो इस पेपर में गिवन है उसके अलावा आपने बतानी है, और उसकी थोड़ी बहुत डिस्क्रिप्शन कि आप क्यों ये चूज कर रहे हैं। एलएमएस पे करना है। असाइनमेंट, क्विजेस, ईच एंड एवरीथिंग विल बी अपलोडेड ऑन एलएमएस। क्वेश्चन भी वहीं अपलोडेड होगा, और आपके पास जो है वो इट्स अप टू यू, आप हैंड रिटन सबमिट करवाना चाह रहे हैं इट्स अप टू यू, और अगर आप जो है वो वर्ड पे करना चाह रहे हैं इट्स अप टू यू। हैंड रिटन अगर आप सबमिट करवा रहे हैं तो उस पे जो है वो
मार्क्स का मार्जिन ज्यादा होगा एज कम्पेयर टू वर्ड फाइल। जाहिर है जो बंदा खुद लिख रहा है तो वो लिखते वक्त उसको कुछ ना कुछ चीजें समझ भी आ रही हैं। डोंट नो, अभी तक कोई ऐसी नोटिफिकेशन नहीं आई हमारे पास कि यूनिवर्सिटी कब से ओपन हो रही है, ऑनलाइन क्लासेस पे ही रहना है या यूनिवर्सिटी ऑन कैंपस क्लासेस होंगी। तो जो जैसे हमें पता चलेगा आपको भी पता चल जाएगा, अभी तक ऐसे कोई नोटिफिकेशन नहीं आई। ठीक है, यहीं तक रखते हैं, क्लास को एंड करते हैं। और याद रखिएगा कि 16 सितंबर को आपने प्रोजेक्ट प्रपोजल भी सबमिट करवाना है, वो भी एलएमएस पे ही अपलोड करेंगे आप। और साथ साथ आपने जो है 27 डेट दी है मैंने, 26 सितंबर को आपने एसआरएस डॉक्यूमेंट सबमिट करवानी है, जिसका टेम्पलेट मैं यहाँ पे आपके एलएमएस पे अपलोड कर दूंगी। एसआरएस का IEEE का जो टेम्पलेट है, उस टेम्पलेट को फॉलो करते हुए आप जो प्रपोजल सबमिट करवाएंगे, जो प्रोजेक्ट आपका होगा, उस प्रपोज प्रोजेक्ट के लिए आप क्या डिटरमाइन करेंगे, आप वहाँ पे उस एसआरएस टेम्पलेट को अपलोड करेंगे। क्लियर है मैम याद है? जी ये जो असाइनमेंट 1 है ये भी आप एलएमएस पे अपलोड करेंगी? जी जी, सारी चीजें एलएमएस पे होंगी, असाइनमेंट, क्विजेस, प्रोजेक्ट प्रपोजल्स, रिपोर्ट्स, डॉक्यूमेंटेशन, ईच एंड एवरीथिंग। वो टेम्पलेट में रख दूंगी ना आपके एलएमएस पे। तो एसआरएस का टेम्पलेट गिवन होगा, उस टेम्पलेट एक वर्ड की डॉक्यूमेंट है जिसमें सारी हेडिंग्स लिस्ट डाउन होंगी। एसआरएस सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट स्पेसिफिकेशन, जिसमें आप अपने सॉफ्टवेयर की तमाम फंक्शनल रिक्वायरमेंट्स को लिस्ट डाउन एक प्रॉपर डॉक्यूमेंट करेंगे। तो उसका जो है वो टेम्पलेट मैं यहाँ पे शेयर कर दूंगी, एक टेम्पलेट भी कर दूंगी। और फिर उसका मैं आपको जो है टेम्पलेट के साथ साथ एक जो है वो एक और एसआरएस भी रख दूंगी, जिसको आप एज एन एग्जाम्पल रख सकते हैं, कंसीडर कर सकते हैं एग्जाम्पल के तौर पर। ठीक है, एक IEEE का टेम्पलेट भी मैं अपलोड कर दूंगी आपके एलएमएस पे, और साथ साथ एक एग्जाम्पल एसआरएस भी रख दूंगी कि ये एक प्रोजेक्ट है और उसका एसआरएस इस तरीके से बना हुआ है। ठीक है, यहीं तक रखते हैं क्लास को। इंशाल्लाह नेक्स्ट क्लास में फिर कंटिन्यू करेंगे। मीनवाइल आज की क्लास के जो कंटेंट्स हैं उसको माइंड में रखिएगा, और जाहिर है जब वो आप असाइनमेंट करेंगे तो ये सारी चीजें ही नोटिफाई हो जाएंगी। ठीक है, यहीं तक रखते हैं क्लास को। अल्लाह हाफिज।